The topic is glandular. Okay, an important disease of horse. अभी तक आप कुछ डिजीज पढ़ चुके हैं हॉर्स का, पर्टिकुलरली वायरल डिजीज. ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है हॉर्स का. तो रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, आप ये देखते हैं इंट्रोडक्शन में, इट इज हाईली कंटेजियस. It is highly contagious, causing fatal condition of equidae family, particularly horses, donkeys, and mules. The etiology is Burfalderia malai, which causes nodules and ulcers in the respiratory tract. Ulcers and nodules in the respiratory tract. But if you are familiar with this disease, it is also known for causing cutaneous nodules. The term glandular is basically restricted to changes in the body except for these cutaneous nodules. If cutaneous nodules is also involved, it is better called as farcy. So you can see, if there is skin affection or subcutaneous form, then it is better called as farcy. Otherwise, it is better known as glandulars. In first slide also you note that it is written Glandular and Farcy Act 1899, an important point from objective point of view. यहाँ पे भी आप देखेंगे ग्लैंडर एंड फारसी एक्ट लिखा हुआ है. इसका मतलब कि ग्लैंडर और फारसी नहीं है, ग्लैंडर एंड फारसी है. इसका मतलब ये दो अलग अलग कंडीशन है. फारसी सिर्फ उसी कंडीशन में बोलते हैं जब इन्वॉल्व हो जाता है स्किन, राइट. रिगार्डिंग एटियोलॉजी, आप देखोगे पुराने बुक्स में इट इज रिटन स्यूडोमोनास मेलाई या एक्टिनोमाइसिस मेलाई. आजकल इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हो गया है. आजकल इसको लोग बोलते हैं बर्फाल्डेरियाई मेलाई. इसके जो सिमिलरिटी है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है, बहुत क्लोज है स्यूडोमोनास से, एक्टिनोमाइसिस से, एक्टिनोबैसिलस से. लेकिन लेटेस्ट नोमेनक्लेचर इसका बर्फाल्डेरियाई मेलाई ही है. ये बैक्टीरिया ऐसा है जो ग्राम नेगेटिव है, नॉन मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, रॉड शेप्ड होते हैं. इसके एंड्स को आप नोटिस करेंगे, इसके एंड्स बिल्कुल राउंड होते हैं. ये कुछ डायग्राम हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे इसके एंड्स बिल्कुल राउंड होते हैं. इस डायग्राम में भी आप देखो, एंड्स आर राउंडेड. और यहाँ पे आप देखिए लिखा है फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बेसिलाई. पुराने बुक में आप देखेंगे लिखा हुआ रहता है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट. आजकल इसको कर दिया गया है फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट. मतलब ये ऑब्लिगेट नहीं है, ये फैकल्टेटिव है और इनका लाइफ सेल के अंदर ही करता है मैक्सिमम, इसीलिए फैकल्टेटिव है. रिगार्डिंग होस्ट रेंज, आप देखोगे कि ये बेसिकली इक्विडी फैमिली को अफेक्ट करता है, जिसमें डोंकीज एंड म्यूल्स में ये एक्यूट फॉर्म में पाया जाता है, इन हॉर्सेस इन क्रॉनिक फॉर्म. तो डोंकीज है, म्यूल्स है, हॉर्सेस हैं, ये बेसिक होस्ट है इनके. और डोंकीज और म्यूल्स में एक्यूट फॉर्म में है, हॉर्सेस में क्रॉनिक फॉर्म में है. अदर देन दिस एक्विडी, ये कार्निवोर्स में, फेलिडी फैमिली में, गोट्स में भी होता है. एक्सपेरिमेंट लैब एनिमल्स में आप देखेंगे, गिनी पिग्स में, हैमस्टर्स में, कैट्स में भी देखे जाते हैं. मगर स्वाइन और कैटल रेसिस्टेंट है इस डिजीज से. Donkeys are most susceptible, mules somewhat less, and horse demonstrate some resistance. Therefore, only chronic form of disease is seen in horses. And other than animals, humans are also affected, particularly veterinarians, groomers, those handling with horses, like horsemen, butchers, and even the laboratory personnel. Regarding transmission, those horses which are affected or have been recovered, apparently seems to be recovered, are the source of infection. The bacteria are being secreted from their secretions and excretions. In acute case, you'll see the nasal discharge, this sputum, urine are the sources of discharge. In chronic case, basically skin discharge is important. These discharges finally contaminate the surroundings, feed our water, and enters basically by ingestion. तो main route है इसका ingestion, but it can also enter through inhalation.
इंजेक्शन से मेन रूट है, मगर इनहेलेशन से जब ये बॉडी में जाता है तो हाईली फैटल कंडीशन हो जाता है। इसके अलावा क्यूटेनियस रूट भी है, स्किन से भी जा सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई एंड नोज से भी इंटर कर सकता है बैक्टीरिया। रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस, इस फ्लो चार्ट को देखिए आप, इसमें बड़ा समराइज है इसका पैथोजेनेसिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंजेक्शन एक सोर्स है, रूट ऑफ एंट्री इंजेक्शन है, आप देखिए इनहेलेशन भी है, ठीक है, और क्यूटेनियस रूट भी है। क्यूटेनियस रूट भी है, क्यूटेनियस हो गया, इंजेक्शन हो गया, इनहेलेशन हो गया, ये 3 बेसिक रूट हो गए। तो मेन रूट हो गया इंजेक्शन, इसमें आप देखिए एक एरो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा एरो ये दिखा रहा है कि पहले जीआईटी डिस्टर्बेंसेस कॉज करेंगे, उसका स्टोमक को, उसका इंटेस्टाइन में कुछ डैमेज कॉज करेगा, रीजनल लिम्फ नोड्स को भी डैमेज कॉज करेगा, उसके बाद ये ब्लड में जाएगा। यानी डायरेक्ट ओरोफैरिंक्स के हिस्से से सीधे ब्लड में चला जाए, या थ्रू जीआईटी आफ्टर कॉजिंग सम डैमेज इट इंटर्स इनसाइड द ब्लड लीडिंग टू बैक्टीरिया। अगर इनहेलेशन हो रहा होगा तो ये सीधे सीधे लंग्स में चले जाते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं। अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो सिम्टम उस समय नहीं दिखता। उसी तरीके से अगर स्किन से पेनिट्रेट कर रहा है ये, तो उसका सिम्टम नहीं भी दिख सकता है, ये डायरेक्ट ब्लड में जाकर बैक्टीरिया कॉज करेगा। आप यहाँ पे नोट करो, ये एरो दोनों साइड है, लंग्स से बैक्टीरिया ब्लड में भी जाता है और ब्लड से बैक्टीरिया लंग्स में भी आता है। यानी कि इनहेलेशन रूट हो तो सारा का सारा कहानी उसके लंग्स से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, वहां से ब्लड में चले जाते हैं, बैक्टीरिया कॉज करते हैं, और एक बार बैक्टीरिया कॉज करे आइदर थ्रू क्यूटेनियस रूट या लंग रूट या जीआईटी रूट, वो क्या होगा फिर इनडायरेक्टली समय के साथ साथ सेप्टिसीमिया बनाएंगे, अदर ऑर्गन में जाके प्रेसिपिटेट करेंगे, जैसे स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया। तो हर ऑर्गन में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जीआईटी बेसिकली इन्वॉल्व है, यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्किन इन्वॉल्व है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी ऑर्गन के पास जाके अफेक्ट करने का क्षमता है इसके पास। कभी कभी ये लैटेंट फेज में चला जाता है और बाद में फिर से रिलैप्स कर जाता है। जैसे कल पिछले क्लास में जो डॉक्टर कौशल आपको बता रहे थे लेंटी वायरस वाला, उसमें भी यही कहानी है, उसमें भी रिलैप्सेस होते हैं, इसमें भी ये रिलैप्सेस होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू म्यूटेशन। इस बैक्टीरिया में म्यूटेशन का बहुत क्षमता है, जैसे कि लेंटी वायरस में बहुत क्षमता होता है। तो फाइनली आपने ये देखा कि बैक्टीरिया पेनिट्रेट द ओरोफैरिंक्स और इंटेस्टाइन, रीचेज लिम्फ वेसल्स, lymph nodes, and finally through blood stream reaches to internal organs, particularly the lungs. फिर आप ये देख रहे हैं कि from blood it can goes to nose, skin or other organs like liver, kidney. This is a nutshell diagram showing pathogenesis of the bacteria. Am I audible? आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। इस फोटोग्राफ को देखिए, या पैथोजेनेसिस को बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या है, और बैक्टीरिया में और डिजीज में आप देखते हैं कि जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है तो जो फैगोसिटिक सेल्स है वहां पे रिक्रूट हो जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, उसको खाने का कोशिश करता है, फैगोसाइटोज करता है। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी अलग है, यहाँ पे ये कॉल नहीं करते, जो आपका इन्फ्लेमेटरी सेल्स है या इम्यूनिटी वाले सेल्स है जैसे मैक्रोफेजेज है या डिफरेंट सेल्स है, उसको ये कॉल नहीं करता। इसके पास ऐसे इसके पास फैक्टर्स है, वायलेंस फैक्टर की, ये कॉल होने नहीं देता। और दूसरा, अगर आप भी जाए मैक्रोफेजेज जैसे चीजें, तो इसको फैगोसाइटोज नहीं करते, फैगोसाइटोज ये नहीं होता मैक्रोफेज से, लेकिन हाँ ये खुद ही चाहता है कि मैं सेल के अंदर चला जाऊं। दूसरे केस में आप देखते हो कि उसका जो एंट्री होता है इनसाइड सेल, वो कैसा होता है? बड़ा पैसिव होता है। बैक्टीरिया को अपना लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता एनर्जी, जो एनर्जी खर्च करता है मैक्रोफेज करता है कि मैं उसको अपने अंदर ले लूं। यहाँ पे कहानी थोड़ा सा अलग है, ये चूंकि आप देख रहे हो कि फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट पैरासाइट टाइप के इसका लाइफ स्टाइल है। इसका मतलब ये हो कि बैक्टीरिया खुद ही अंदर घुसना चाहता है, एक्टिवली वो चाहता है कि मैं सेल्स के अंदर घुस जाऊं, वो फैगोसिटिक सेल्स हो या नहीं हो, उस सेल्स के अंदर ये जाना चाहता है। तो सबसे पहले ये सेल से अटैच होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अटैचमेंट हो रहा है, ये अटैचमेंट के लिए बैक्टीरिया के पास पाइलिन है। आप जानते हैं पिलाई होते हैं, बैक्टीरिया के सरफेस से पिलाई होता है, जैसे फ्लैजिला वगैरह होते हैं, तो ये तो नॉन मोटाइल फ्लैजिला नहीं है लेकिन पिलाई होता है। तो बाय हेल्प ऑफ पिलाई एंड पाइलिन प्रोटीन ये सेल सरफेस से अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद ये अंदर चले आते हैं एंडोजोम्स में, फैगोजोम्स में, ठीक है। मगर इसका फ्यूजन नहीं होता किसी लिम्फो लाइजोसोम्स वगैरह से, कोई फ्यूजन नहीं होता। ये धीरे धीरे क्या करता है, उस जो बॉडी है, जो वैक्यूल बॉडी है जिसके अंदर बैक्टीरिया है, उस वैक्यूल्स को ही तोड़ देता है,
और वहां से रिलीज हो जाते हैं। रिलीज हो जाते हैं, रेप्लिकेशन होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में इसका कोई रोल नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही बेसिकली ये रेप्लिकेशन होता है। बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन होता है, बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद एडजॉइनिंग जो सेल होता है, ये एक सेल हो गया जिसको होस्ट सेल आप बोल रहे हो, ये एक सेल घुसा था, बहुत सारे सेल्स बन गए, ये बहुत सारे सेल्स आफ्टर रेप्लिकेशन एडजॉइनिंग सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये देखिए सेल टू सेल स्प्रेड हो रहा है, सिर्फ सेल टू सेल स्प्रेड भी नहीं हो रहा है, सेल टू सेल फ्यूजन भी हो रहा है। सेल टू सेल फ्यूजन होने का ये मतलब हुआ कि वहां पे MNGC फॉर्मेशन होगा, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक न्यूक्लियस इसका होगा, एक न्यूक्लियस इसका होगा, एक सेल ये था, एक सेल ये था। अब जब फ्यूज हो जाएंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, फिर वही साइकिल ये रिपीट करेगा, तो इसका संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगा, फिर इसके एडजॉइनिंग सेल्स में जाएगा, फिर वहां पे फ्यूजन होगा। तो ऐसे बहुत मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं MNGC, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। ये होस्ट सेल मैक्रोफेज भी हो सकता है और ये सिंपल सेल्स भी हो सकते हैं। तो ये नट सेल इस तरह का है इसका। अब जो इसका वायलेंस फैक्टर है, जो इसको सब करने में मदद कर रहा है, जो औरों में नहीं था, जो इसको औरों से अलग बनाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेसिकली है, इसमें आप देखिए जो इसका वायलेंस फैक्टर है, उसमें एक है TTSS, ठीक है, टाइप 3 सेक्रेटरी सिस्टम। दूसरा है टाइप 4 सेक्रेशन, जिसको T6S भी बोलते हैं। चौथा है इसके पास एक म्यूटेंट जीन है, जीन कॉजिंग म्यूटेशन। और एक है कैप्सूल, जो इसका कैप्सूल, बॉडी के ऊपर कैप्सूल है, और कैप्सूल बना होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताऊं, जो TTSS है, इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है इंट्रासेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया। सेल के अंदर कहाँ पे जाना है बैक्टीरिया को, ये डिसाइड करता है, इसका ये वाला फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर है T6S फैक्टर, ये डिसाइड करता है कि अंदर में जाके आपको रेप्लिकेट करना है, सरवाइव करना है, बचना है बॉडी का इम्यून और रेप्लिकेट करना है। तो रेप्लिकेशन में इसका मदद है। ये जैसा मैं बता रहा था कि लैटेंट फेज होता है, फिर से रिलैप्स हो जाता है, वहां पे ये म्यूटेशन जीन का उसका रोल है। प्लस ये कैप्सूल से, कैप्सूल का LPO है, इसके वजह से क्या होता है कि फ्यूजन लाइसोसोम्स के साथ नहीं हो पाता है। तो ये चीजें तो आपको और जगह भी देखने को मिलेंगे। ये दो खास है जो इस बैक्टीरिया के लिए खास है, TTSS जो कि इंट्रासेलुलर लोकलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, T6S जिसका बेसिक रोल है अंदर में सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन और सेल टू सेल फ्यूजन कराना। तो ये 4 मेजर वायलेंस फैक्टर हैं। मैंने इसके अलावा मैंने बताया पाइलिन प्रोटीन है जो एडेशन में रोल प्ले करता है, तो पाइलिन भी है जो इसको मदद करता है वायलेंसी में, उसका पैथोजेनेसिस में। आफ्टर पैथोजेनेसिस वी विल डील विद क्लिनिकल साइन। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। सेल टू सेल सर जब स्प्रेड करता है तो पाइलिन प्रोटीन का भी यूज होता है, और जो आप T6 फैक्टर बोल रहे हो दोनों प्रेजेंट होते हैं? पाइलिन जो है वो बेसिकली उसको एडहेशन मदद करता है सेल के सरफेस के साथ, ठीक है, होस्ट सेल में अटैच होने के होस्ट सेल्स के लिए, या सरफेस के फिर साथ, होस्ट सेल के सरफेस के साथ, और मैक्रोफेजेस के से सरफेस के साथ। और 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 जो और सेल TTSS है टू उसको सेल बोल रहा स्प्रेड हूँ। होने के लिए। हाँ, TTSS सेल के अंदर देखिए, यहाँ पे दोबारा मैं जाता हूँ, इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे पाइलिन का रोल है, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ जाके कहाँ पे लोकलाइज होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, इस वैक्यूल्स के अंदर होगा, इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। यहाँ पे किसका रोल है? यहाँ पे देखिए जो PRR एक्टिवेशन है ना, ये पैथोजन रिसेप्टर रिकॉग्निशन है, इसको ब्रेक करके बनाया गया। मतलब आप इसको पहचान नहीं पा रहे हो, पैथोजन सेल्स के अंदर है फिर भी एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा? वहां पे TTSS का रोल, ठीक है। अब ये जो है ना रेप्लिकेशन, अब ये रेप्लिकेशन बाहर में नहीं कर रहा था या बहुत रेयर कर रहा होगा, अंदर में सर्वाइव भी कर रहा है और रेप्लिकेट भी कर रहा है। यहाँ पे T6S का रोल है। क्लियर है कि कुछ और जानना चाह रहे थे? नहीं नहीं सर, ठीक है। सर सेल टू सेल फिर से जो स्प्रेड हो रहा है तो वहां पे सर उसके बाद जब वो रेप्लिकेट करके बन जा रहा है, फिर वो सेल टू सेल स्प्रेड हो रहा है, तो वहां पे जो सर फिर अटैच हो रहा है, तो वहां पे फिर पाइलिन प्रोटीन का यूज है, जहां आप एडजेसेंट सेल में जो सेल टू सेल वो अटैच हुआ हाँ है हाँ, सर ठीक है, यहाँ मैं पे। समझ गया। देखो आप इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखिए, एक यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे देखिए। जब सीधे हाँ सीधे सेल वही टू वही सेल जब सर सीधे जैसे। सीधे सेल टू सेल फ्यूजन हो जाता है तो पाइलिन का रोल खत्म हो जाता है। लेकिन एकदम नहीं हो पाया है, टाइम डिले है, तो वहां पे देखो इस सेल सरफेस से यहाँ भी अटैच हो रहा है,
तो यहाँ पे पाइलिन का रोल है, तो दोनों रूट इसके लिए खुले हुए हैं। अगर इसके अपने वायरलेस फैक्टर से सेल टू सेल फ्यूजन इतना हो गया कि इसको इधर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पाइलिन का रोल नहीं रह जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पाइलिन का रोल है, ये अटैच भी कर रहा है, ठीक है, यस सर, तो डिपेंड करता है, राइट यस सर, राइट। अब क्लिनिकल साइन में आते हैं। रिगार्डिंग क्लिनिकल साइन, डिजीज अकर्स इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में हॉर्स के अंदर देखने को मिलेगा, एक है एक्यूट फॉर्म, दूसरा है क्रोनिक फॉर्म। जैसा कि आपने हॉर्स रेंज में देखा था कि म्यूज में और डोंकीज में एक्यूट फॉर्म में होता है, हॉर्सेस से बेसिकली क्रोनिक फॉर्म में होता है। फॉर्म चाहे एक्यूट हो या क्रोनिक हो, ये इन्वॉल्व करेगा नोज को, लंग्स को और स्किन को। दोनों ही फॉर्म में बेसिक इसका जो प्रेसिपिटेशन है नोज में होना ही होना है, लंग्स में होना ही होना है और स्किन में होना ही होना है। और इसमें फाइनली जब डेथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेप्टिसीमिया एंड एनॉक्सिक एनॉक्सिया। सेप्टिसीमिया आप समझ ही रहे हो, एनॉक्सिक एनॉक्सिया क्यों हो जाता है? ड्यू टू ब्रोंकोनिमोनिया। लंग्स इतना जबरदस्त इन्वॉल्व हो जाता है, ब्रोंकोनिमोनिक कंडीशन हो जाता है, ग्लोमेटस कंडीशन ऑफ लंग्स हो जाता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है लेकिन फिर भी एनिमल्स उस ऑक्सीजन को यूज नहीं करता, वो ब्लड तक पहुंच ही नहीं पाता लंग डैमेज की वजह से ड्यू टू ब्रोंकोनिमोनिया। तो मैंने आपको बताया कि नेजल फॉर्म होगा, पल्मोनरी फॉर्म होगा प्लस क्यूटेनियस फॉर्म होगा। तो इन नेजल फॉर्म जब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है तो वहां पे जो देखने को मिलेगा बड़ा ही थिक येलो ग्रीन पस कंटेनिंग डिस्चार्ज होंगे, नाक से भी होते हैं, आइज से भी होते हैं, एक्सटर्नल लेयर से भी देखेगा और ऑकुलर डिस्चार्जेज भी दिखेंगे। येलो ग्रीन कलर होगा उसका और ये पस कंटेनिंग और बड़ा थिक होगा, प्लस नोड्यूल्स दिखेंगे। नेजल म्यूकोसा में नोड्यूल फॉर्मेशन होगा जो धीरे धीरे अल्सरेट हो जाता है, उसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। और जो एडजॉइनिंग लिम्फ नोड्स है जैसे सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स है वो इनलार्ज हो जाते हैं। इनिशियल कंडीशन में यूनिलैटरल होता है, सिर्फ एक साइड का लेफ्ट या राइट इन्वॉल्व होगा और धीरे धीरे ये दोनों ही हो जाते हैं, बाइलेटरल हो जाता है। तो बहुत केसेस में डिजीज को डायग्नोसिस करने में बड़ा मदद करता है लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट, यूनिलैटरल एंड देयर आफ्टर इट बिकम्स बाइलेटरल। इस डायग्राम में देखिए आई से डिस्चार्ज हो रहा है, फर्स्ट कंटेनिंग डिस्चार्ज फ्रॉम आई, है ना। इसमें देखिए नोज से डिस्चार्ज हो रहा है, फर्स्ट कंटेनिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द नेजल डिस्चार्ज, डंकी का है ये डायग्राम। जब लंग इन्वॉल्व हो जाता है यानी जब पल्मोनरी फॉर्म हो जाता है तो हाई फीवर होगा, वायलेंट कफिंग होगा, जबरदस्त कफिंग होगा और बाद में फिर ड्राई कफिंग हो जाता है और लगातार बना रहता है। प्लस पूरी सिस्टम इन्वॉल्व होने के बाद अब डायरिया भी देखेंगे, यूरिनेशन ज्यादा होने लगता है, बॉडी कंडीशन कमजोर होने लगता है। फाइनली ये जो तीसरा फॉर्म है क्यूटेनियस यानी स्किन फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं फार्सी। इसमें क्या होगा, पूरे स्किन के ऊपर मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाएंगे, पूरे स्किन के ऊपर नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा पूरी बॉडी में, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, लेकिन ओवरऑल पूरी बॉडी पे ही होता है। और जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो भी थिक हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, तो ऐसा लगे चेन है लिम्फ वेसल्स का, उसके बीच में इस तरह का नोड्यूल्स बना हुआ है। और जब ये नोड्यूल्स रप्चर होते हैं, अल्सरेट होते हैं, तो वहां से जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल तेल जैसा होता है, आयली होता है, येलो कलर का होता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आयली डिस्चार्ज। इसके अलावा जॉइंट्स पेनफुल हो सकते हैं। ये इतने नोड्यूल्स जो है ना, नोड्यूल्स को आप टच करोगे तो एनिमल्स को पेन नहीं होता, नोड्यूल पेनलेस होते हैं। मगर इधर देखिए अब जो जॉइंट्स हैं या लेग्स में जो एडिमेटस कंडीशन हो रहा है या ऑर्काइटिस हो रहा है, वहां पे पेन हो सकता है, नोड्यूल्स में पेन नहीं होता, वो पेनलेस है। और फाइनली धीरे धीरे एनिमल्स का डेथ हो जाता है। इसमें अब देखिए इस फोटोग्राफ में हॉर्स के बॉडी के ऊपर नोडुल फॉर्मेशन, हर जगह पे नोडुल फॉर्मेशन, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व किया है नोडुल्स में। यहाँ पे देखो इसका नेजल डिस्चार्ज है, फर्स्ट कंटेनिंग बड़ा थिक है, नेजल डिस्चार्ज है। यहाँ पे देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, टाइम का थोड़ा कमी हो रहा है, अगर कट जाए तो मैं दोबारा उसको जोड़ लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे देखो स्किन लीजन्स पूरा लेग्स में, नोडुल फॉर्मेशन दोनों ही लेग्स में है। इधर एब्डोमेन की तरफ बहुत ज्यादा नोडुल का फॉर्मेशन इसकी पहचान है। तो एक्यूट हो या क्रोनिक हो, तीनों ही चीज इन्वॉल्व होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन। तो नेजल क्रोनिक फॉर्म में भी नेजल फॉर्म होगा। इस पे आप देखेंगे कि जो मेजर चेंजेस होता है टर्मिनेट बोन्स में होते हैं या नेजल सेप्टम में होते हैं। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का टर्मिनेट बोन्स है
या जो नेजल सेप्टम का जो कार्टिलेज है वहां पे नोडुल फॉर्मेशन होता है, वहां पे अल्सर फॉर्मेशन होता है। और समय के साथ अल्सर जब हील होते हैं तो ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव में आता है ये। जो इसका अल्सर हीलिंग होता है उसके बाद जो शेप बनता है उसको स्टार शेप बोलते हैं, स्टिलेट स्कार्स, स्टार शेप फॉर्मेशन ऑफ स्कार्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी फॉर्म में आप देखोगे, पल्मोनरी फॉर्म में आप देखोगे कि निमोनिया होगा, कफिंग होगा और नाक से खून भी आता है, एपिस्टैक्सिस होते हैं। स्किन फॉर्म में नोडुल फॉर्मेशन होगा, पस डिस्चार्ज होगा जो कि हनी की तरह होगा, डार्क हनी लाइक, बड़ा थिक कंसिस्टेंसी का और डार्क हनी लाइक डिस्चार्ज होंगे। ये देखिए एपिस्टैक्सिस शो कर रहा है, ब्लड आ रहा है इसके नेजल कैविटी से और डिस्चार्जेस भी हैं। इसमें देखो ये जो हीलिंग हो रहा है अल्सर का, ये स्टार शेप फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बड़ा खास है इसका। ये लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट है इस डायग्राम में। यहाँ पे देखिए नोडुल्स कैसे अल्सरेट हो रहे हैं, स्किन के नोडुल्स है वो अल्सरेट हो गए, ब्लीडिंग हो रहा है। रिगार्डिंग लीजन्स, पूरी बॉडी में पेटिकल हेमरेजेस दिखेंगे, सेप्टिसीमिया है इसीलिए। और जो नोडुल्स होंगे उसके चारों तरफ हेमरेजिक जोन होगा, रेडनेस होगा। प्लस मैं कह रहा हूँ कि जो इसको नोड्यूल्स होते हैं ग्रेनुलोमेटस तो होते ही है, साथ साथ पस होता है, पायोग्रेनुलोमेटस नोड्यूल्स, यानी ऐसा ग्रेनुलोमा जिसके अंदर पस हो। ये इसका जो ग्रेनुलोमा है बिल्कुल टीबी जैसा ही है, टीबी ट्यूबरकल की तरह ही है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है इसके अंदर ज्यादा पस फॉर्मेशन होता है। तो जैसे टीबी में आपने देखा था नोडुलर ग्रेनुलोमा, यहाँ पे नोडुलर ग्रेनुलोमा ही है मगर पस फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन है। और जो लिम्फेटिक, अब मैं तो कह रहा था आपसे कि जो लिम्फ वेसल्स है वो सारा इंगेज हो जाता है, उसके बीच के जो लिम्फ नोड्स है वो सारा एडिमेटस हो जाता है, तो ऐसा दिखेगा कि एकदम पाइप की तरह है, उसके अंदर बीच बीच में बीड्स हैं, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। ऐसे कंडीशन को लोग फारसी पाइप्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म इंपॉर्टेंट है, फारसी पाइप्स। प्लस निमोनिया, कैटरल ब्रोंको निमोनिया, तो बहुत कंडीशन में कॉज ऑफ डेथ ब्रोंको निमोनिया ही होता है, और लंग के आसपास का जो लिम्फ नोड्स है वो भी इनलार्ज हो जाते हैं, एडिमेटस हो जाते हैं। इस डायग्राम में आप देखो लिम्फ नोड्स में, ये जो लिम्फ नोड्स है वो कैसा नोडल फॉर्मेशन इन द लिम्फ नोड हो रहा है। एक रनिंग लिम्फ नोड है जिसके सारे लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स के लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो गए सर्वाइकल एरिया में। इसमें आप देखिए बड़ा खूबसूरत पिक्चर है, इसमें सारे जो लिम्फ वेसल्स हैं उसमें देखिए किस तरह से लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे ऐसे अल्सरेट होकर स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, इसी को बोलते हैं। फारसी पाइप्स का ये बहुत अच्छा डायग्राम है। एक नोडुल यहाँ पे हो गया, एक नोडुल यहाँ पे हो गया, एक नोडुल यहाँ पे हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है, उसमें ये बीडेड अपीयरेंस दिख रहा है। वैसे यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है, उसमें इसके बीडेड अपीयरेंस दिख रहा है। सब तरफ नोडुल फॉर्मेशन, अल्सरेशन हो रहा है। ये लंग है, ये पैराजेनिक फर्स्ट फॉर्म्ड है और ग्लोमेटस कंडीशन है लंग में। तो इसीलिए एनोक्सिया के जो काउ जब देते हैं उस वक्त देखो पूरी लंग डैमेज है, फर्स्ट फॉर्मेशन हो गया, ग्लोमेटस कंडीशन हो गया। नोडुल्स नहीं दिख रहे हैं इसमें, आपको होंगे लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे कहीं के नोडुलर फॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा पिक्चर नोडुल्स के लिए नहीं है, मगर हाँ ग्लोमेटस कंडीशन है, पूरा लंग्स डैमेज है और इसी की वजह से ऑक्सीजन बॉडी को नहीं पहुंच पाता है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें बहुत कुछ है देखने को आपको। आप इस ट्रैकिया को देखिए, ये ट्रैकिया है अफेक्टेड हॉर्स का, हॉर्स हो या डंकी हो, उसके देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन में इस तरह के अल्सरेटिव ग्रेनुलोमेटस कंडीशन बन रहा है। अभी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े हैं, थोड़े बड़े, और बड़ा हो रहा है। अभी बीच में देखिए उसका वो कैजिशन होना शुरू हो गया है, फिर ट्रैकिया में वैसे है। ये एक सिंपल लंग है, लंग का एक सोलिटरी नोड्यूल्स आपको दिख रहा है, एक बड़ा सा नोड्यूल फॉर्मेशन लंग्स के अंदर, ग्लोमेटस, पायोग्लोमेटस नोड्यूल इन द लंग। ये भी स्कीमेटिक डायग्राम ही है, एक लंग्स को काट दिया गया है, ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि क्या क्या दिखेगा आपको। ये वाला जो है ये हेमरेजेस है, रेड जोन है हेमरेजेस। ये बी देखिए, ये भी हेमरेज है लेकिन बड़ा हो रहा है, ये लार्ज हेमरेज है। सी देखो, ये सी वाले में हेमरेज के अंदर में क्या हो रहा है, सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया केजिएशन शुरू हो रहा है, अंदर में व्हाइट स्पॉट केजिएशन शुरू हो रहा है, केजिएशन शुरू हो रहा है। अब यहाँ देखिए केजिएशन बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल पस फॉर्मेशन हो गया, केजिएशन हो गया, और एक समय के साथ अगर हीलिंग होगा तो फिर ये इस तरह के दिखना शुरू हो जाएगा। तो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है लंग में कैसे कैसे चेंजेज होता है। ये हॉर्स का टर्मिनेट बोन्स है जो खास है हॉर्स के लिए बेसिकली, उसमें देखिए अब ग्रेनुलोमेटस नोड्यूल फॉर्मेशन एंड अल्सरेशन दिख रहा है।
टर्मिनेट बोन्स में। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लीजन्स का। तो जहां जहां पे अफेक्टेड ऑर्गन होगा वहां पे देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन होगा न्यूट्रोफिल्स का, मैक्रोफेजेस का। आज हम लोग 45 हो गए पार्टिसिपेंट्स, लास्ट टाइम मैक्सिमम 44 गए थे हम लोग। खैर, और प्लस मैंने आपको बताया कि इसका जो इनर कोर होगा, जो सेंट्रल एरिया होगा, वो सुपरेटिव होगा, पस फॉर्मेशन होगा उसके अंदर। फिर जैसा कि आपने ट्यूबरकल में देखा था, ग्रेनुलोमा में एपिथेलाइट सेल फॉर्मेशन होगा, जायंट सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, और इसमें कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है, अंदर में कैल्शियम भी जमा हो सकता है, ग्रिटीनेस भी दिख सकता है। 3 मिनट है अभी मेरे पास, कंप्लीट हो जाना चाहिए। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में हम लोग सैंपल लेते हैं पस सैंपल बेसिकली, जो अल्सर्स हैं, जो लंग्स के हैं, या जहां जहां पे आपको दिख रहा है कि पस फॉर्मेशन हो रहा है, वहां उस पस को आप सैंपल की तरह ले सकते हो। उसको हम लोग कल्चर कर सकते हैं। कल्चर मीडिया में ग्लिसरॉल अगर की जरूरत पड़ता है, और अबाउट 22 आवर्स लगता है उसको ग्रो करने में। प्लस स्मीयर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू या ग्राम स्टेन को यूज करो आप, उससे ग्राम निगेटिव है तो ले लेगा स्टेन। प्लस इसके एंड्स में बार बार कह रहा हूँ, इसका एंड्स थोड़ा खास होता है, राउंडिंग एंड्स होता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रॉस रिएक्शन। तो स्ट्रॉस रिएक्शन सिर्फ यही डिजीज नहीं देता, और भी डिजीज देते हैं, लेकिन इसमें भी होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो सस्पेक्टेड सैंपल है उसको मेल गिनी पिग के इंट्रापेरिटोनियली इंजेक्ट कर देते हैं, उसका पेरिटोनियम में सस्पेक्टेड सैंपल को डाल देते हैं। अगर केस होगा पॉजिटिव, यानी हॉर्स में होगा ग्लैंडर, तो उसमें देखोगे कि गिनी पिग का जो टेस्टिस है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पूरा स्क्रोटम पूरा टेस्टिस इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो ये इंडिकेटिव है कि उसको, उस हॉर्स को ग्लैंडर्स था। मगर ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, अदर देन ग्लैंडर्स दूसरे केसेस में भी ऐसा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको बोलते हैं मैलिन टेस्ट। मैलिन क्या है? ये जैसे कि ट्यूबरकुलिन है प्रोटीन, वैसे ये भी है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है, और ये एक एलर्जिक टेस्ट है। इस प्रोटीन को हम लोग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ यू आर 46, बहुत अच्छा बात है भाई, बढ़ रहे हो धीरे धीरे। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इंट्राडर्मल, पैल्पेब्रल या ऑप्थेल्मिक या सबक्यूटेनियस, 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें देखोगे इंट्राडर्मोपैल्पेब्रल टेस्ट में ये सबसे सेंसिटिव और सबसे स्पेसिफिक है। मैलिन टेस्ट में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसे मैलिन को हम लोग इंजेक्ट करते हैं लोअर लिड के इंट्राडर्मली, तो समय के साथ विद इन 48 आवर्स वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, और ट्विचिंग ऑफ आईलिड्स होते हैं, और थोड़ा पस फॉर्मेशन हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव केस को इंडिकेट करता है। आई में आप डालिए थोड़ा सा मैलिन, कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए, तो पॉजिटिव केस में स्वेलिंग हो जाएगा, आई से डिस्चार्जेस शुरू हो जाएंगे। सबक्यूटेनियस बहुत ही लेस सेंसिटिव है, इसको यूजुअली यूज नहीं करते, लेकिन इसको स्किन के अंदर हम लोग इंजेक्ट करते हैं मैलिन को। उसके बाद देखो उसका हार्ट टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो विद इन 15 आवर वहाँ पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगा और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो ये जेनेटिक पोटेंशियल है सबसे इम्पोर्टेंट। इस ग्लैंडर का जितना भी हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, बेसिकली इसका जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न है ना, ये हाईली जेनेटिक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये बीमारी बहुत पुराना है, एरिस्टोटल और हिप्पोक्रेट्स के समय का है। इसको वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में इसको बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया गया था। वर्ल्ड वार 1 में भी, वर्ल्ड वार 2 में। बहुत पुराना डिजीज है, हिस्ट्री इसकी बहुत पुराना है। केसेस इसके इंसानों में होने का वो भी 18th सेंचुरी में ही देखा गया था, इंसानों को इफेक्ट करता है। इंडिया में अभी तक जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है रिगार्डिंग इट्स जेनेटिक पोटेंशियल, प्री इंडिपेंडेंस जब हम लाहौर हमारे साथ था, उसमें जो वेटनरी कॉलेज था लाहौर में, उसमें थे जो पैथोलॉजिस्ट थे, हेड थे डिपार्टमेंट के जो पैथोलॉजिस्ट थे, उनका हुआ था ये इन्फेक्शन। और अब देखोगे कि इसके कंडीशन में पूरे बॉडीज में नोड्यूल्स बनते हैं। तो उनका अपने लाइफ में 45 बार डिफरेंट पार्ट्स का उन्होंने एम्पुटेशन कराया था, काट के हटाया था, ये नोडल्स बढ़े नहीं, मुझे सेप्टिसीमिया नहीं हो। मतलब जब उनका अफेक्शन, इसको दोबारा जोड़ रहा हूँ विद पीपीटी ना, कि मैं आपको इंसानों में जो इसकी स्थिति है ना, उसको समझने के लिए कुछ डायग्राम देखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल नहीं लिखा है रिलेटेड टू ह्यूमन, लेकिन ये कितना खतरनाक है उसके जानने के लिए आपको थोड़ा सा फोटोग्राफ देखने जरूरी है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हाईली जेनेटिक तो है ही, उसके साथ साथ ये बड़ा खतरनाक है। इसके जो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी में वो बहुत खतरनाक है। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, और एक ही ऑथेंटिक रिपोर्ट है भी अभी तक इंडिया में, बहुत हद तक इंडिया ने कंट्रोल कर लिया है। देखो यूपी में इसके केसेस देखने को मिलेंगे आपको,
हरियाणा में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, पहाड़ी एरिया में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलता है। अपनी तरफ बिहार झारखंड में केसेस नहीं के बराबर है देखने को। और जहां तक जेनेटिक पोटेंशियल का इसका बात है, मैं आपको बता रहा था एक ही ऐसा केस रिपोर्ट है जो ऑथेंटिक है कि आप कह सकते हो कि हाँ ये ड्यू टू ग्लैंडर ही हुआ था। वो भी प्री इंडिपेंडेंस टाइम का है। एक पैथोलॉजिस्ट ही थे, लाहौरी वेटनरी कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पैथोलॉजी के थे। तो उनका कितना खतरनाक स्थिति रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए कि जब उनको हुआ ये, जब उनको ये बीमारी हुआ तो अब 45 टाइम्स उनके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को काटे गए थे कि सिर्फ उनको बचा लिया जाए। कभी उंगली काटा जा रहा है, कभी टो काटा, मतलब इस तरह से 45 बार एम्पुटेशन, और फाइनली मर ही गए, डेथ हो गया उनका। तो आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक है। इसके फोटोग्राफ्स आप नेट में देखेंगे कि ह्यूमन जब इफेक्ट होता है तो कितना जबरदस्त होता है, तो मतलब देखना नहीं चाहोगे, इतना खराब मतलब अपीयरेंस है। सर शेयर करिए ना सर, जी? फोटो तो शेयर गैंग्रीन करिए। हाँ हाँ कर रहा हूँ। तो चलो हम लोग हो गए हैं 35-36, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कह रहा था कि वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में इसको यूज किया गया है। ये एरिस्टोटल और हिप्पोक्रेट्स के टाइम का है ये बीमारी, बहुत ही पुराना बीमारी है। और 18th सेंचुरी में पहली बार इंसानों को इफेक्ट किया था। उसमें से केसेस रिपोर्टेड है कि इंसानों को ये इफेक्ट कर सकता है। और मैं ह्यूमन का भी आपको एग्जांपल बताया अपने इंडिया में, पार्टिकुलरली प्री इंडिपेंडेंस एक केस हुआ था। और इसमें जब मोर्टेलिटी होता है तो अबाउट 100% है। ये जो अपने मैंने रेंज लिखा हुआ है ना 50 टू अबाउट 100, ये 50 टू 100 नहीं है, अबाउट 100 ही है। 50 उस केस में है जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसको मिल जाता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हो गया कि ये ड्यू टू ग्लैंडर है, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तभी ये 50% है। नहीं तो अप्रोचिंग 100% ही इसे मोर्टेलिटी है। और जैसे जानवरों में आप देख रहे थे कि एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, पल्मोनरी फॉर्म होता है, नेजल फॉर्म होता है, सेप्टिसिमिक होता है, वैसे सारे इंसानों में भी है। तो बहुत जबरदस्त अफेक्टेड होता है। इस डायग्राम में आप देखो, स्किन में देखिए नोडल फॉर्मेशन, इसके गले में देखो अल्सरेशन, नोडल फट गया है, टूट गया है, अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी स्किन में देखिए कितना कितना खराब है ये कंडीशन, पूरा अल्सरेशन, ब्लीडिंग कंडीशन, पूरा स्किन के लिम्फ वेसल्स, पूरा स्किन, पूरा लिम्फ नोड्स सारे एंगेज हो गए हैं, सब अल्सरेट हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, और कोई ठीक नहीं होना है इसको। इस फोटो को मैंने जानबूझ के थोड़ा छोटा ही रखा है, ये इतना विभत्स दिख सही रहा किए हैं है। सर, हैं? नहीं सर, बड़ा बहुत घिनौना है। ये तो ये कंडीशन इतना खतरनाक है, आप देखिए इसमें पूरे शरीर, पूरे फेस के ऊपर नोडल फॉर्मेशन, ऐसा लग रहा है कि मधुमक्खी ने काट लिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक है कंडीशन है। तो ये इतना ही है रिगार्डिंग ब्लेंडर्स। तो मेरे तरफ से हो गया खत्म, आपको कुछ पूछना हो, जानना हो तो। सर गैंग्रीन में भी तो इसी